अक्सर किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि कोई हमें ऐसा बीज बता दे जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन निकलती हो, उत्पादन हमारा 80 मन 90 मन 100 मन तक निकल सके। इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है वो 97 कुंटल तक है, लेकिन इसका एवरेज 81 कुंटल तक भी देखा गया। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका गए थे तो दिक्कत आई थी, वहाँ उन्होंने कंडीशन लगा दी क्योंकि हम गेहूं को इंपोर्ट करते थे, हमारा काम नहीं चलता था जो यहाँ पैदा करते थे। जैसे कि ना समाज में अलग तरह का दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो जो अलग तरह के हैं ऊंचे नीचे उन पौधों को निकाल दें तो प्योरिटी बन जाएगी। कौन सी विधि सबसे बेटर है जिससे हमारी जर्मिनेशन अच्छा हो, टिलरिंग अच्छी हो, हमारे दानों में वजन बैठे? तो और 40 किलो पोटास 120 60 40 120 60 40 ये पूरी खुराक ये पूरी खुराक है गेहूं के लिए। तो इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, हाँ ज्यादा बार पानी की जरूरत है, हल्का पानी लगाना है। तो ज्यादा बार का मतलब कब लगाना है? एक तो खास तौर से तो जिंक, बोरॉन, मैग्नीज और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनका स्प्रे करना जरूरी है। ये पॉलिटिकल वो हो जाएगा, नहीं तो कितने रुपए कुंटल गेहूं होनी चाहिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी हमारी पे बढ़ी है तनख्वाह कितने उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि इस समय 30,000 रुपये कुंटल गेहूं होनी चाहिए उस हिसाब जिस हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं। और इसमें जो वैरायटी हैं खास तौर से किसान भाइयों को मैं बता देता हूँ वैरायटी। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। साथियों, क्या आप जानते हैं गेहूं एक इकलौती ऐसी फसल है जो पिछले करीब 18,000 सालों से उगाई जा रही है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इंडिया में करीब 3.5 करोड़ हेक्टेयर लैंड के अंदर गेहूं की खेती की जाती है। और पिछले साल जो हमने टारगेट अचीव किया था वो था करीब 117 मिलियन मैट्रिक टन का। लेकिन ये टारगेट, ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं अगर किसान भाई राइट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ खेती करते हैं। हमने करीब पिछले महीने एक वीडियो बनाया था धान की खेती के ऊपर। बहुत सारे किसान भाइयों ने वीडियो को पसंद किया। करीब 15 दिन में 12,000 से ज्यादा किसान भाई देख चुके हैं। लगभग सभी किसान भाइयों का एक ही जवाब था कि एक ऐसा ही इंटरव्यू गेहूं की खेती के ऊपर भी लिया जाए। तो मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर SP सिंह, जिनका गेहूं की खेती में पिछले कई सालों का अनुभव है। आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे हम गेहूं की खेती में एक सही राइट प्रैक्टिसेस अपनाकर एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए आप हमारे मंच पर पधारे। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप किसानों के लिए ये वीडियो बनवा रहे हैं, किसानों के फायदे की वीडियो है, तो मेरा सौभाग्य है। हाँ जी। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी किसान बहनों भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा क्योंकि आप इस फील्ड से काफी समय से जुड़े हुए हैं। एक दौर था सन 1950 से 1960 का, जब हमारी प्रोडक्शन काफी कम हुआ करती थी। अगर गेहूं की बात करें तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ हम प्रोडक्शन निकालते थे। और उस टाइम जो रिसर्च का जो मेन टारगेट रहता था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन आज अगर तारीख में देखा जाए तो हमारी प्रोडक्शन 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच चुकी है। प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे आ चुके हैं। तो आज की डेट में जो रिसर्च होती है, गेहूं की वैरायटीज बनाई जाती है, उनका मेन फोकस क्या होता है कि किस आधार पर वैरायटी को बनाया जाता है? देखिए, आपने सही कहा, 1960-61 तक, हाँ जी, उससे पहले हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी। ठीक है। और आज गेहूं की बात हो रही है तो 1961 में जो एवरेज पैदावार थी गेहूं की, वो आप ताज्जुब करेंगे 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर थी। इतनी कम गेहूं पैदा होती थी। ठीक है। वो बात अलग है कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो है ज्यादा बढ़ने वाली प्रजातियां थी, फर्टिलाइजर को रेस्पॉन्स ना करने वाली, गोबर की खाद वगैरह कूड़ा करकट डाल के इससे ही वो पैदावार होती थी। तो 6 कुंटल से, और हम आज उस समय जो 6 कुंटल के करीब 6.6 मैट्रिक टन खाद्यान्न गेहूं का की पैदावार थी, 6.6 मैट्रिक टन पूरे देश की। और आज हम एक, आप जैसा आपने बताया, 117 मैट्रिक टन पे पहुंच के कितना बड़ा पैदावार बढ़ी है। हाँ जी। इसका जो खास तौर से जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका गए थे तो दिक्कत आई थी, वहां उन्होंने कंडीशन लगा दी क्योंकि हम गेहूं को इंपोर्ट करते थे, हमारा काम नहीं चलता था जो यहाँ पैदा करते थे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर स्वामीनाथन पूसा में थे,
फिर आईसीआर बनी, और ये 61 से गेहूं पर और खास तौर से सभी पैदावार बढ़ाने के लिए, गेहूं धान का खास तौर से पैदावार बढ़ाने के लिए काम किए गए। और इस तरह से शुरू में तो फर्टिलाइजर किसान लेते ही नहीं थे, जो खाद था ये इसको जबरदस्ती दिया जाता था, क्योंकि किसान को पता नहीं था कि फायदे की चीज है। किसान सोचता था कि शायद ये तो खेत में डालेंगे तो खेत को बंजर कर देगा, ये फायदे की चीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके सहयोगी और भारतवर्ष के जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक थे, और एक्सटेंशन वर्क करते स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर के स्टाफ था, वो ऑफिसर जाके किसानों को कन्विंस किया और फर्टिलाइजर डालना शुरू किया। और उसी का रिजल्ट था कि 65 और 68 के बीच में जो ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, हरित क्रांति हुई। हमारा खाद्यान्न इतना हो गया कि हमको फिर बाहर से ज्यादा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट की ओर बढ़ गए। मतलब 7-8 साल में ही हमने इतना उत्पादन पैदा कर लिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। एक उस टाइम हमने वैरायटीज तो बना ली थी, जैसे आपने बताया कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई थी। उस टाइम शायद एक चैलेंज ये भी था कि जो वैरायटीज हमने बनाई है और जो इनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो किसानों तक पहुंचाई कैसे जाए, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का तो जमाना था नहीं, ना किसान इतने ज्यादा भाई न्यूज़पेपर वगैरह ही पढ़ते थे। तो कैसे एक्सटेंशन का काम कैसे हुआ सर फिर? देखिए किसान, देख एक्सटेंशन के जो है, एक तो देखो रेडियो टीवी, ये तो रेडियो था और वो गांव में एक दो चार घर में मुश्किल से होता था शुरू में। हाँ जी। टीवी तो बहुत बाद में आया। तो ये किसान को डिमोन्स्ट्रेशन दे करके कोई वैरायटी है, पहले तो वैरायटी कैसे डेवलप हुई, शुरू में जो है जो खाने का बीज था ना, वही अमेरिका से मंगाया गया। और खाने के बीज में से उसको सफाई करके उसी को किसानों को बोने के लिए दिया गया शुरू में। ठीक है। और फिर इस पर अनुसंधान कार्य हुआ, वैरायटी निकाली गई, फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स डोजेज निकाली गई, किस डोज पे कौन सा फर्टिलाइजर डाला जाए कि अधिक उत्पादन हो। पहले लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी थी, टॉल वैरायटी थी हमारी गेहूं की। बाद में वो ड्वार्फ वैरायटी आई, मैक्सिकन व्हीट वगैरह, वो सब ड्वार्फ वैरायटी में फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स अच्छा था। वो सब किसानों को डिमोन्स्ट्रेशन करके शुरू में गांव-गांव जा करके कुछ फील्ड दे करके और पूरे भारतवर्ष में कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट चलाए गए। उसके हिसाब से करके दिखाया गया किसानों को। फिर किसानों ने एक दूसरे को बताया, देख करके तो किसान अगर अच्छी पैदावार हो रही है तो उसको तो किसान एकदम अडॉप्ट करता ही है। सही बात है जी। तो इस तरह से हमारा ये फिर एक्सटेंशन वर्क हो करके और फिर ये इसकी गेहूं की पैदावार, फिर उसके बाद तो रिसर्च चली रही है और इस तरह से विकास की ओर, हम गेहूं में उत्पादन की ओर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आज 117 मैट्रिक टन तक आ गए। तो डॉक्टर साहब, फिर भी अक्सर किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि कोई हमें ऐसा बीज बता दे जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन निकलती हो, उत्पादन हमारा 80 मन 90 मन 100 मन तक निकल सके। तो आप कौन सा बीज रिकमेंड करना चाहेंगे किसान भाइयों को कि वो लगा सकते हैं ट्रायल के तौर पर ही सही? खास तौर से किसान भाइयों को मैं बता देता हूँ वैरायटी। देखिए किसान भाई जो हैं, आप लोग जो हैं, एक तो अगेती फसल लेते हैं। अगेती का मतलब जो टाइम से थोड़ा सा पहले 10-15 दिन 10-5 दिन पहले बोते हैं शुरू में, जिसको कह सकते हैं कि आप 15-20 अक्टूबर के आसपास बो देते हैं किसान भाई, तो उसको अगेती कह सकते हैं। 15 अक्टूबर के आसपास जो बो रहे हैं, उसके बाद दूसरी गेहूं बोई जाती है फिर जो 20 अक्टूबर से लेके और 15-20 नवंबर तक बोते हैं। ये समय पर बुआई कहते हैं इसे, है समय पर बोई जाने वाली। इसके बाद कुछ किसान भाई जो है कुछ 20 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक भी बो सकते हैं। उसके बाद कुछ दिसंबर में बोते हैं किसान भाई, तो उसको पछेती गेहूं कहते हैं। किसान भाइयों की भाषा में अगर कहा जाए, उसको पछेती बुआई हो रही है। ठीक है। और कुछ खासतौर से जहां आलू उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में, आप ताज्जुब करेंगे कि वहां तो जनवरी में भी 15-20 जनवरी तक भी गेहूं बोई जाती है, लेकिन वो आलू के खेत में बोई जाती है और लेट सोन वैरायटी होती है, उनकी पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा जी। तो खासतौर से जो उत्तरी भारत में जो प्रजातियां गेहूं की हैं, हाई यील्डिंग अच्छी पैदावार देने वाली और जिनमें रोग कम आते हैं, उन वैरायटी का किसान भाई कृपया नोट कर लें। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 20 अक्टूबर से और 5 नवंबर के बीच में बुआई कर रहे हैं, तो एक वैरायटी है DBW 303, लिख लें किसान भाई, जिसे करण वैष्णवी भी कहते हैं। इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है
वो 97 कुंटल तक है, लेकिन इसका एवरेज 81 कुंटल तक भी देखा गया है। अगर सही प्रैक्टिस की जाए तो 81 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से। 97 किसान भाई नोट कर ले, मैं हेक्टर में बताऊंगा। हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़। ठीक। 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर। तो अगर आप जैसे 80 कुंटल मैंने बताया, तो 2.5 एकड़ में हो गया करीब 30 और 2 32 कुंटल एकड़। ठीक है। तो ये अच्छी पैदावार है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, DBW 303। इसको इसके बाद जो समय पे बुआई करने वाली आप बात करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई 20 अक्टूबर से और 20 नवंबर या 30 तक भी बुआई कर सकते हैं। वो प्रजातियां हैं, किसान भाई नोट कर लें। एक तो है DBW 187, DBW 222, DBW 327, DBW 372। ये DBW जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो आपका करनाल में है, ICR का इंस्टीट्यूट, वहां से निकाली हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ पहले डायरेक्टरेट था, आज ये इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है करनाल के अंदर है। ये DBW का मतलब करनाल से निकली वैरायटी है। कुछ वैरायटी पंजाब से निकली है, उत्तरी भारत में काफी सक्सेसफुल है, हरियाणा पंजाब में खासतौर से। पंजाब की वैरायटी का ये है PBW ये लिख लीजिए, PBW 343 है, अच्छी वैरायटी है। PBW 771 है, PBW 803, PBW 824, PBW 826, HD 2967 और HD 2386। ये सभी अच्छी पैदावार देती हैं और इनमें रोग भी कम आते हैं। मैंने ये ज्यादा वैरायटी इसलिए बताई कि क्योंकि किसान भाइयों को दिक्कत होगी। अब मैं 1, 2, 3 वैरायटी बता दूं, वो आपके क्षेत्र में मिलती नहीं, क्योंकि वैरायटी अब जब आप सीड लेने जाएंगे, हाँ जी, कोऑपरेटिव स्टोर हैं या कृषि विभाग के जो स्टोर हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, या आपके ब्लॉक लेवल पे ADO होते हैं, हाँ जी, कृषि विकास अधिकारी, उनसे मालूम करेंगे तो वो तो 2 बोले ये वैरायटी है, 1, 2 वैरायटी, तो इनमें से शायद कोई मिल जाए, इसलिए मैंने सारी वैरायटी के बता दी हैं जो अच्छी वैरायटी हैं। इसके बाद एक चीज मैं किसान भाइयों को और बताना चाहूंगा कि खासतौर से हरियाणा में ज्यादा है और दूसरे प्रदेशों में भी क्षेत्र हैं ऐसे जहां नमक की प्रॉब्लम है। हाँ, जमीन में नमक यानी कि सैलाइन सॉइल है, जो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हाँ, जहाँ pH जो है जमीन की बढ़ जाती है और जिसको किसान भाई कहते हैं कि नमकीन जमीन, नमक वाली जमीन है, तो उसको दूसरी भाषा में मेरे ख्याल से क्या खार मिट्टी का, हाँ, सारी सोइल का, खारी मिट्टी कहते हैं किसान भाई। मतलब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, pH उसकी बढ़ जाती है, 8.5 तक पहुंच जाती है। तो इस जहां साल्ट की प्रॉब्लम है नमक की प्रॉब्लम, उस भूमि के लिए 2-3 वैरायटी में बताता हूँ। KRL 210, KRL 283, किसान भाई नोट कर लें, KRL 210, KRL 283 और KRL 213। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो करनाल में सैलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस तरह की जो ये खारी जमीनें हैं, क्षारीय और सैलाइन सॉइल्स हैं, उनको रिक्लेम करने के लिए जो रिसर्च हो रही है आपके करनाल में है, सैलाइन पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR का, वहाँ काम हो रहा है। उनकी वैरायटी है, ये अच्छी वैरायटी है और ये सहनशील है, नमक के प्रति सहनशील है। उसमें ऐसी जमीन में लगाएंगे तो अच्छी पैदावार देंगी। तो डॉक्टर साहब, ये वैरायटी लेने के लिए किसान भाइयों को करनाल जाना पड़ेगा या लोकल से भी अवेलेबल? नहीं, जो मैंने प्रजाति बताई है, देखिए इनका अगर आप इंस्टीट्यूट से वैरायटी लेना चाहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान भवन के जो डायरेक्टरेट हैं या इंस्टीट्यूट हैं, जो भी संस्थान है आपके करनाल में, गेहूं का है, बारले का है, और ये नमक वाली जमीन को में खेती करने के लिए गेहूं की विभिन्न फसलों की बुआई पे जो रिसर्च हो रही है कि कौन सी सूट करेगी उस जमीन में। हाँ जी। या आपका हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या पंजाब में लुधियाना में यूनिवर्सिटी है, ये तो मेन है ही। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, और हर जिले पे जिला कृषि अधिकारी हैं और आपके ब्लॉक लेवल पे ADOs हैं, कृषि विकास अधिकारी। इनसे जानकारी ले लें। खासतौर से सीजन में जब बुआई का समय चलता है, कई बार मेले भी लगाए जाते हैं किसानों को, उन मेलों में सीड बांटा जाता है। दूसरे के इनके सीड सेल पॉइंट है, सेल पॉइंट जो है मालूम करके आप वहां से खरीद सकते हैं। व्हीट एक ऐसी फसल है जो ऑल ओवर इंडिया ग्रो की जाती है।
हर जगह पे अलग मौसम है, कहीं पर बारिश आधारित खेती होती है, कहीं पर पानी के लिए हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो इसीलिए अलग अलग विधि से इसकी बुआई की जाती है। कुछ लोग जीरो टिलेज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सुपर सीडर, कुछ हैप्पी सीडर, कहीं पे छिट्टा विधि से। तो अपनी सॉइल टाइप के हिसाब से कौन सी विधि सबसे बेटर है जिससे हमारी जर्मिनेशन अच्छा हो, टिलरिंग अच्छी हो, हमारे दानों में वजन बैठे, तो वो कैसे डिसाइड करें? ये सवाल बहुत अच्छा किया है और किसान पूछते रहते हैं। हाँ जी। और अभी जो प्रगतिशील किसान है वो जानते भी हैं। देखो, जो छिटकवा विधि है ना, छीटा विधि जिसे आप कह रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, हाँ जी, ऐसे बखेर broadcast। देते हैं, उसके बहुत नुकसान है। फायदा तो ये है कि भी आपको मेहनत नहीं करनी, डाला और कल वो टिलर चला दिया, उसमें कल्टीवेटर चला दिया, मिला दिया या हल चला दिया बखेरने के बाद। लेकिन वो बखेरने वाले के लिए जो है, एक तो खेत में नमी बहुत जरूरी है, ज्यादा नमी होनी चाहिए इन कंपैरिजन, ठीक है नहीं? ठीक है। वो विधि अच्छी नहीं है। एक तो देखो नुकसान है, एक तो सीड ज्यादा लगेगा आपका, फिर कुछ बीज ऊपर रह जाएंगे, उसको पक्षी चुग जाएंगे, हाँ जी। है वेस्ट जाएगा, जर्मिनेट ही नहीं होगा। अच्छी विधि जो है आपका, अगर नॉर्मल उसमें है सीड ड्रिल जो होती है, सीड कम फर्टिलाइजर। हाँ, सीड कम सीड ड्रिल, जिसमें आप एक केबिन में आप फर्टिलाइजर डालते हैं, एक में सीड डालते हैं। क्योंकि जो फर्टिलाइजर है खासतौर से पूरी डोज आप फास्फोरस और पोटास की बुआई के समय देंगे, वो जड़ों के नीचे जानी चाहिए, ऊपर नहीं रहनी चाहिए जमीन के ऊपर। जैसे यूरिया तो ऊपर मार देते हैं, तो ये पोटास और फास्फोरस ये बुआई के समय और जड़ों के करीब रहे नीचे, तो ही अच्छा रहता। सबसे बढ़िया चीज ये है कि उसमें सीड की जो गहराई है ना, वो एक सी रहेगी। आपके छिटकवा विधि में तो गहराई एक सी नहीं, कोई गहरा चला गया, कोई ऊपर ही पड़ा है, हाँ। तो जर्मिनेशन भी कम होगा, बीज भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जो ये सीड ड्रिल है, इसमें आपका सही गहराई पे जाएगा। और गहराई रखने का ये है कि क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है, जितनी ये ड्वार्फ वैरायटी है वीट की जो आजकल चल रही हैं, इनको 1-1.5 इंच से गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर 1.5 इंच से ज्यादा आप गहरा बो देंगे तो फिर ये उसमें टिलरिंग कम होगी। ये किसान भाई ध्यान दें कि इसको ज्यादा गहराई पे नहीं, देसी वैरायटी थी अपनी पहली वैरायटी, उसको हल्के पीछे गहराई पे बो देते थे ना, अच्छे 4-6 अंगुल पे, 2-2, 3-3, 4-4 इंच पे बो देते थे, है। तो लेकिन अभी ये जो वैरायटी है, इनको 1.5-2 इंच की गहराई पे बो है। और फिर पहले पानी का ध्यान रखना, वो पानी की जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है। कि तो ये है। दूसरी एक है सुपर सीडर। सुपर सीडर है, एक सीडर होता है सुपर सीडर और एक दूसरा सीडर होता है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर, हाँ जी। दो चल रहे हैं ये इक्विपमेंट। इसमें क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी उसी तरह से है कि इसमें खाद भी साथ होता है और बीज भी, दोनों साथ बो सकते हैं। खाद भी डलता जाएगा और आपका बीज भी। गहराई फिक्स उसी हिसाब से इतनी मेंटेन करता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं ऊंचा नीचा बुआई, कहीं गहरा डाल दे कहीं सा। अंतर इतना ही है कि हैप्पी सीडर जो है वो आपके, ये दोनों चीजें काम आती हैं। धान, जहां धान की कटाई होगी, धान कटाई के बाद हम गेहूं बो रहे हैं, तो वहां के लिए बहुत अच्छी है दोनों चीजें। हैप्पी सीडर में यह है कि वो तो फरो खोल के सीड डालता जाएगा और थोड़ी मिट्टी और उससे जो उसके जो रेजिड्यूज हैं फसल के, डंठल है, उससे वो ढकता चला जाएगा। और जो सुपर सीडर है, इसमें ये है, इतना अंतर है कि ये सुपर सीडर, जो सुपर नाम इसीलिए रखा गया कि ये उसको काटता भी है और मिलाता भी है। अच्छा, रोटावेटर का काम करता है। रोटावेटर, हाँ, वो काटेगा सिर्फ। हैप्पी सीडर काटेगा और फरों में डाल देगा, मिलाएगा नहीं मिट्टी में। ठीक है, समझ गया। सुपर सीडर काटेगा, मिट्टी में मिलाएगा और सीड को सही जगह डालेगा। तो कितना फायदा है। जो आज का समस्या चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, अपने किसान भाई जला देते हैं धान की कटाई के बाद, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से ज्यादातर हार्वेस्टिंग होती है, लेबर की वजह से उससे करा देते हैं मशीन से हार्वेस्टिंग, और जो डंठल है उसके ठूंठ उसी में खेत में रह जाते हैं, फिर उन्हें जला देते हैं। किसान भाइयों, मेरा निवेदन है कि उनको जलाएं ना आप, क्योंकि जलाने से जो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं या जो जीवाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं, सोइल बायोलॉजी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ऊपर लेयर में, क्योंकि इसी मिट्टी में, धरती में जो हमारे फायदे की चीजें, फसल के फायदे के कीटाणु, जीव जंतु जो इसको सड़ाते हैं और वो उपलब्ध कराते हैं पोषक तत्व फसल को, वो मर जाएंगे। तो वो नुकसान, आप जलाना नहीं है आपको। एक डॉक्टर साहब, हम आमतौर पर देखते हैं गेहूं की खेती में बुआई करते समय ज्यादातर किसान केवल डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई गेहूं की फसल के लिए केवल फास्फोरस की जरूरत होती है, बाकी न्यूट्रिएंट भी उतने ही जरूरी होते हैं। और सभी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है वो बेसल डोज होती है, यानी बुआई करते समय जो हम खाद देते हैं। तो उस समय कौन कौन से फर्टिलाइजर किसान भाई को देने चाहिए
डीएपी के साथ साथ? देखिए अभी मैंने जैसा बताया बुआई के समय खास तौर से ना किसान भाई क्या करते हैं, ये सोचते हैं बहुत से तो कि भाई यूरिया जो इसी से फसल होती है, हाँ जी, और या डीएपी मिल नहीं रहा, ये भी समस्या है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि फर्टिलाइजर डालने से पहले समय से ही आप कम से कम खेत की मिट्टी लेकर के, सैंपल लेकर के जगह जगह से, और साल में एक बार जरूर सोइल टेस्ट करा ले। वो बता देंगे कि आपको कौन सी फसल लगानी है, किस चीज की कमी है, किसमें कितना फर्टिलाइजर डालना, कौन सा। सबसे अच्छा तरीका तो वही है, ठीक है। आपके बचत का तरीका है वो। ठीक। अंधाधुंध खाद फेंकने से, नुकसान करने से क्या फायदा। वो जो तो है सर, फिर भी किसान भाई। हाँ, किसान भाई डालते हैं, अगर हाँ, नहीं करा पाए ये, हाँ जी, तो मेरा तो सुझाव ये है कि 120, मैं 2.5 एकड़ की बात करूंगा, मतलब 1 हेक्टर की बात करूंगा। हेक्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये नाइट्रोजन 120 किलो प्रति हेक्टर और 60 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टर, ठीक है। और 40 किलो पोटास। 120 60 40, 120 60 40 ये पूरी खुराक ये चाहिए। पूरी खुराक है गेहूं के लिए। तो इसको हम स्क्रीन पे दिखा दें किसान भाइयों के प्रति एकड़ कितना किलो यूरिया, हाँ, डीएपी, पोटास कितना आएगा, हाँ, वो स्क्रीन पे दिखा देंगे। 120 से 25, ठीक है, और 60 फॉस्फोरस और 40 पोटास, 40 पोटास, ये देनी है प्रति हेक्टर। ठीक। और ये फॉस्फोरस और पोटास ये बुआई के समय देनी है पूरी की पूरी। ये जो धीरे हमने धीरे, वो ड्रिल फर्टिलाइजर के उसी टाइम दे देनी। हाँ, अगर उससे ड्रिल से सोइंग करा रहे हैं तो फर्टिलाइजर वाले केबिन में डाल दो इसको, ठीक है। और यूरिया उस हिसाब से 40 केजी नाइट्रोजन के हिसाब से वो डाल दो। अब हमारी 80 किलो नाइट्रोजन बच गई, ठीक है, उसको हम 2 डोज में देंगे बाद में, ठीक है। तो ये खाद डाल दिया। इसके अलावा अगर आप स्प्रे नहीं करने चाहते बाद में, तो आप प्रति हेक्टर के हिसाब से 5 किलो बोरोन प्रति हेक्टर, मतलब 2 किलो प्रति एकड़। हाँ, तो 5 किलो बोरोन प्रति हेक्टर और 5 किलो मैग्नीज प्रति हेक्टर। मैग्नीशियम या मैंगनीज? मैग्नीज 5 किलो, मैग्नीशियम 2.5 किलो बस प्रति हेक्टर, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का रोल है उस समय, फिर समझ गए। क्लोरोफिल के लिए फोटोसिंथेसिस में रोल है, और बोरोन का रोल तो आप समझते हैं पूरा उसमें, जो ग्रेन फिलिंग में, और पूरा ग्रेन फिलिंग और फर्टिलाइजेशन और उसमें सब में है, इन सब का। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनकी डोज डालनी चाहिए। ठीक। ये अगर बुआई पे डाल देंगे तो शायद आपको फिर बाद में स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है नहीं। और स्प्रे करने में वो क्या होता है, किसान के यहाँ कई बार गलती से, जैसे किसी का स्प्रेयर मांग लाया और उसने तो वीडीसाइड स्प्रे किया है और उसमें मिला के डाल दिया, उसमें फसल और जल जाती है। खासकर क्यों, पहले धान की फसल होती है, उसमें सारे टाइप की दवाई होती है, तो स्प्रे करने में थोड़ी सी भाई किसान भाई को थोड़ा सा सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ती है, इसलिए उस झंझट को खत्म करने के लिए इकट्ठा उसमें डल गया तो फिर डालने की जरूरत काम कर जाता है फिर इसमें। ठीक है सर। बुआई की समझ ली, विधि क्या होती है, मेन फर्टिलाइजर समझ लिया। मैं साथ के साथ आपको सिंचाई का बता दूं। हाँ जी। जो गेहूं में खासतौर से किसान भाई कहते हैं कि गेहूं को बहुत पानी चाहिए। हाँ जी। गेहूं को पानी नहीं चाहिए ज्यादा, कायदे में गेहूं को समय समय पर पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। तो मेरा किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, खासतौर से जो नमक वाली जमीन है, क्यारियां छोटी बनाए, एकड़ में 5-6 क्यारी बनाओ, आधे एकड़ की एक बना देते ना। अच्छा। तो क्यारियां बेड्स जो हैं छोटी बनाए। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये है कि जब छोटी क्यारी होगी तो पानी ज्यादा नहीं भरेगा, पूरे आप फ्लडिंग कर देंगे तो उससे जाए, एक तो एरेशन सही नहीं रहता, ज्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा। खासतौर से नमक वाली में तो बहुत नुकसान कर जाता है पानी भरा हुआ। अच्छा, वो नमक का पानी भी खारा होता है, खारा, और सैलिनिटी बढ़ाएगा। हाँ, वो एवोपरेट होगा पानी धीरे धीरे, ज्यादा पानी दे दिया नमक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और ऊपर ही तो इनकी गेहूं की जड़ें हैं, गेहूं की जड़ जो 6-7 इंच तक जाती है, 6-7-8 इंच से नीचे नहीं जाती, ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। 6 इंच मान लो नॉर्मल, आप 6 इंच गहरी जाती है, ऊपर ही उथली रहती है। तो इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, हाँ ज्यादा बार पानी की जरूरत है, हल्का पानी लगाना है। तो ज्यादा बार का मतलब कब लगाना है, एक तो खासतौर से पानी, अगर 2 ही पानी है आपको तो 2 पानी है तो एक तो पानी लगाइए 20-21 दिन पे, ठीक है नॉर्मल में। अगर आपने लेट बोई है तो उससे 20 से 25, 23-25 दिन तक ले जा सकते हैं। जो लेट गेहूं है ना, थोड़ा लेट उगेगी, और लेट उसमें क्राउन रूट बनेगी, जो ताज वाली मूल, जो ताज वाली जड़ कहते हैं, ताज मूल जड़, क्राउन रूट, जो ऊपर से देखा आपने बीज बोया और ऊपर से ऐसे जड़ें निकलती हैं गेहूं में, उखाड़ के देखो तो ऐसे, मतलब जो असली पोषक तत्व खींचेंगे। एक तो जड़ सीधी गई, हाँ जी, वो तो एक तरह से पहली वाली जड़ हो गई, उसमें से फिर
जहां से कल्ले निकलेंगे उसके नीचे क्राउन रूट बनती है। हाँ जी। तो क्राउन रूट बनेगी तो वो ऊपर ही 1-1.5 इंच ऊपर है, ठीक है। मतलब गहराई में जमीन में। हम्म। तो अगर उस समय पानी नहीं लगाएंगे तो वो सूखी जमीन है, तो वो जड़ कैसे पोषक तत्व खींचेगी। तो उस जड़ के लिए 20-21 दिन पे पानी लगाना जरूरी है। उस समय नमी होनी चाहिए। जब वो जड़ निकलेगी 20-21 दिन, बुआई के 20-21 दिन बाद पानी, समय से बुआई में 20-21 दिन बाद। और जो थोड़ा लेट सोइंग हुई है दिसंबर में या जनवरी में बोते हैं वो से, उसमें आप 24-25 दिन के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्राउन रूट उसमें जर्मिनेशन देरी से होता है, ठंड पड़ जाती है ना। हाँ। सही टेम्परेचर पे जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, ठंड है लो टेम्परेचर पे थोड़ा जर्मिनेशन तो 25 दिन लेट हो जाता है। ठीक है। तो क्राउन रूट इनिशिएशन पे एक पानी लगाना है, फिर दूसरा पानी ऐसे ही 40-45 दिन पे लगाना है। आपने कहा था अगर 2 पानी है हमारे दो पास, पानी है तो एक इस समय लगाइए, और एक जब फ्लावरिंग की स्टेज आ जाए या वो गोब में से बाली निकलती है ना, उस समय लगा, गबोट अवस्था में लगाना है। 3 है तो एक गोब वाली, एक क्राउन रूट और एक लगा दीजिए आप जब वो फिलिंग क्या कहेंगे, मिल्किंग स्टेज के आसपास, ठीक है, उस समय लगा दीजिए। तो ये गेहूं का मोटा सा हिसाब ये है कि 20-20 दिन पे पानी लगता है। 20-22 दिन, 25 दिन कर सकते हैं आप। ठीक। तो भी पहला पानी 20 दिन पे, फिर 40-45 दिन पे, फिर 60-65 दिन पे, फिर ऐसे ही उधर 75-80 दिन के आसपास। और इस तरह से 5-6 सिंचाइयां इसमें करनी पड़ती हैं, लेकिन हल्की सिंचाई करनी चाहिए किसान भाई। लेकिन सबसे जरूरी पहला पानी है। पहला पानी बहुत जरूरी है। कहीं पढ़ रहा था अगर आपने पहला पानी लगाया तो आपका पौधा ही कमजोर रह जाएगा। जब वो सूख जाएंगे, बहुत सारे तो जो पौधे निकले ना वो सूख जाएंगे, वो जड़ उसकी गीले में गई नहीं, सूखे में रहेगी, 2-3 दिन सूखे में रहेगी तो पौधा ही सूख जाएगा। कई जगह पे खारा पानी होता है, मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर हम 21 दिन पे पानी लगाएंगे तो हमारा खेत में खारा क्या पता सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा देरी से लगाते हैं पानी। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, जो खारा, जहाँ जो नमक वाली जमीन की बात कर रहे हैं आप, खारा पानी है। हाँ जी, खारा पानी भी वही बात है, नमक ही है उसमें, बिल्कुल। तो उसमें देखिए अगर आपके खेत में नमी है तो लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गीला है खेत। क्योंकि जितनी हैवी सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल्स हैं या ये नमक वाली जमीन है, इनमें पानी जल्दी से सूखता नहीं, तो नमी होती है। अगर उसमें नमी है तो आप 20-21 दिन की जगह 25-26-27 दिन तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमी होनी चाहिए, या बारिश हो गई तो पानी लगाने की जरूरत नहीं फिर। और अगर नमी जरूरी है, नमी नहीं है तो लगाना हाँ, नमी लगाने नहीं है तो लगाना पड़ेगा, वो तो जरूर। ठीक है डॉक्टर साहब, किसान की प्रोडक्शन पे कई चीजें निर्भर करती हैं। सबसे पहला तो फार्मर का खुद का लाइवलीहुड, दूसरा भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है, खासकर कृषि की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो भी डिपेंड करती है, और तीसरी है महंगाई। तो मैं ये चीज समझना चाहता हूँ क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, जब किसान का गेहूं मंडी में बिकता है तो उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, मतलब कौन खरीदता है उसको? देखिए किसान, अभी तो कुदरत की बात आई, हाँ जी। दूसरा किसान ऐसा है, एक अकेला दुनिया में ऐसा है किसान, व्यापारी को छोड़ो, मजदूर को छोड़ो, सब अपनी मजदूरी अपने आप डिसाइड करते हैं, इतने रुपए लूंगा पर डे। व्यापारी दवाई बना रहा हो, कुछ भी, दूध वाला कोई भी हो, सब कहते हैं मैं इतने रुपए किलो या इतने रुपए कुंटल दूंगा। लेकिन किसान की हालत ये है कि किसान जाके पैदा करके रख देता है, उसका भाव दूसरा लगाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध नहीं है, होना चाहिए कि किसान का रेट किसान खुद नहीं लगाए तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले। बिल्कुल सर, एक स्थिर प्राइस तो हो। हाँ जी। और मैंने देखा है, जब मैंने सर्विस की थी, अगर लगाऊं किसान के उस हिसाब से तो ये एक पॉलिटिकल वो हो जाएगा। नहीं तो कितने रुपए कुंटल गेहूं होने चाहिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी हमारी पे बढ़ी है तनख्वाह, कितने, उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि इस समय 30,000 रुपए कुंटल गेहूं होनी चाहिए, उस हिसाब जिस हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं। किसान हर चीज यूज करता है। जूते किसान को चाहिए, उसके बच्चे को कपड़े भी चाहिए, शादी के लिए पैसा, मकान भी चाहिए, ये आपने हैट लगाया, ये किसान के बच्चे को भी चाहिए, बाल, सेविंग, सब। कोई ऐसी सर्विस वाला या बिजनेसमैन को जो जरूरत है वही सारी किसानों की जरूरत है। लेकिन सर्विस वाले का सबका डीए बढ़ता है, सब अपनी कीमत बढ़ा लेते हैं कि मेडिसिन की ये होगी, इसकी ये होगी, एक ब्रेड की ये होगी, कपड़े की ये होगी, कोई सौदेबाजी नहीं। डॉक्टर की फीस फिक्स है, लेकिन किसान की फीस फिक्स नहीं। किसान की जो पैदावार है उसकी कीमत फिक्स करता है दूसरा आदमी। ये दुर्भाग्य है इस देश का। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन
मेरा कहना है कि ये देश जिस दिन कृषक प्रधान देश हो जाएगा उस दिन यहाँ स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। रामराज लाने के लिए कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाना जरूरी है। तो यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि आगे भविष्य में ऐसा ही हो कि हम कृषि प्रधान से कृषक प्रधान की ओर बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है किसान भाइयों, आई होप कि आज के एपिसोड से डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस या तजुर्बे से आपसे बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली होंगी और इन सारी प्रैक्टिसेस को आप गेहूं की खेती में जरूर अपनाएं, आपका डेफिनेटली प्रोडक्शन पे असर देखने को मिलेगा। बाकी हम लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते आ रहे हैं, तो बदले में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, किसी एक किसान भाई के पास शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन पर जरूर दबाएं। जय जवान जय किसान।